हम फ्लोरिडा में सनसनी फैला देने वाले एक मामले में हो रही चौंकाने वाली नई घटनाओं पर नजर रख रहे हैं। एक किशोर लड़के पर अपनी ही सौतेली बहन पर बर्बर हमले और हत्या का आरोप है। उसका नाम अन्ना केपनर। ये सब कथित तौर पर एक पारिवारिक छुट्टी के दौरान एक कार्निवल क्रूज जहाज पर हुआ। 16 वर्षीय टिमोथी हडसन अब भयानक आरोपों का सामना कर रहा है। आरोप इतने गंभीर है कि उसे उम्र भर के लिए जेल में डाला जा सकता है, लेकिन वो अभी भी आजाद है। वो सलाखों के पीछे नहीं है। क्यों? मैं आपको उसकी दी गई दलील दिखाऊंगा, क्योंकि उसका मामला आज अदालत में है। अभियोजकों का कहना है कि उसे जेल में होना चाहिए, क्योंकि वो सभी के लिए खतरा है। आप देख रहे हैं ऑन द केस, लॉ एंड क्राइम की प्रस्तुति। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। ठीक है दोस्तों, इस ऑन द केस एपिसोड में बहुत कुछ है, लेकिन पहले मैं इस जबरदस्त ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। इसका नाम अपसाइड है और ये आपको रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराने का सामान और टेकआउट पर कैशबैक देता है। आपको बस इतना करना है। ये बहुत आसान है। आप अपसाइड को मुफ्त में डाउनलोड करें। आप उनके 1 लाख से ज्यादा लोकेशनों में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करते हैं। फिर आप अपनी कार्ड से वैसे ही पेमेंट करते हैं जैसे आमतौर पर करते हैं। फिर आप खरीदारी को वेरीफाई करते हैं और आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। बस इतना ही। मैंने इसका इस्तेमाल किया है। मान लीजिए मैं पेट्रोल भरवाता हूं या टेक आउट लेता हूं। मैं अपसाइड पर ऑफर खोजता हूं। फिर खर्च करने के बाद पैसे मेरे ऐप में आ जाते हैं। मैं उन्हें सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर देता हूं। अपसाइड के नियमित उपयोगकर्ता औसतन साल में $254 वापस कमाते हैं। तो अपना कैशबैक पाना शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या क्यूआर कोड स्कैन करें और प्रोमो कोड ओटीसी का इस्तेमाल करें, जिससे आपको अपनी पहली टंकी पेट्रोल पर हर गैलन पर 25 सेंट का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। 16 वर्षीय टिमोथी हडसन आज कहीं नहीं मिले, जब उनका मामला मायामी में कोर्ट में पेश होना था। ये वीडियो 16 साल के टिमोथी हडसन का है, जो फरवरी में मायामी के संघीय न्यायालय में जा रहे हैं। तब हमें नहीं पता था कि वो कोर्ट क्यों जा रहे हैं। अब पता चला कि उन पर अपनी सौतेली बहन अन्ना केपनर की हत्या के मामले में अभियोग लगाया गया है और उन पर वयस्क के रूप में मुकदमा चल रहा है। ये वीडियो WTVJ टेलीविजन रिपोर्टरों का है, जो उस किशोर के कोर्ट में प्रवेश करते समय उसे घेर रहे हैं। तब उस पर नाबालिग के तौर पर आरोप लगे थे और मामला सील था। अब ऐसा नहीं है। उस दिन एक रिपोर्टर ने हडसन से पूछा, क्या तुमने अपनी सौतेली बहन की हत्या की? हडसन चुप रहा। वकील उसे तुरंत ले गया। अब हडसन पर वयस्क के तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल है, क्या अब भी उसके साथ नरमी बरती जा रही है या वो नरमी खत्म होनी चाहिए? कुछ मामलों में उन्हें हटाया गया, लेकिन कई मामलों में अब भी आलोचना हो रही है कि इसे किशोर न्यायालय जैसा ही संभाला जा रहा है। मैं जल्द ही एक पूर्व अभियोजक से यह की स्थिति पर बात करूंगा। आज अपने आरोप तय होने की कार्यवाही के लिए अदालत में पेश होने के बजाय टिमोथी हडसन के वकीलों ने उनकी उपस्थिति माफ करने वाला दस्तावेज दाखिल किया, जबकि उन्हें पहले दर्जे की हत्या और गंभीर यौन हमला के आरोपों में पेश होना था। और आप देख सकते हैं कि तीसरी पंक्ति में उनके वकील कहते हैं कि टिमोथी इस मामले में दोषी नहीं होने की दलील दे रहे हैं। पिछले नवंबर में केपनर के शव को मायामी में कार्निवल क्रूज शिप से उतारे जाने के बाद से टिमोथी हडसन अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक वो चाचा की देखरेख में हैं, लेकिन अभियोजकों का कहना है कि वयस्क के रूप में मुकदमे के कारण ये बदलना चाहिए और हमें अभी अभी वो दलील मिली है जो हडसन की तरफ से दी जा रही है, इस उम्मीद में कि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़े वो जेल से बाहर रहें। मैं अभी इसी पर आता हूं। लेकिन अभी जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। ये हैं अन्ना केपनर। वो टाइटसविल फ्लोरिडा की हाई स्कूल सीनियर थीं, जो मायामी से करीब 3 घंटे उत्तर में है और जल्द ही ग्रेजुएट होने वाली थीं। परिवार ने बताया, हाई स्कूल के बाद वो नेवी में जाना चाहती थीं और उनके सपने बड़े थे। वो अपने गृहनगर लौटकर कानून व्यवस्था से जुड़ना चाहती थीं। नवंबर में अन्ना केपनर परिवार के साथ क्रूज पर गई थीं। उनके दादा दादी ने ABC न्यूज को बताया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दो परिवारों के एक साथ आने का जश्न थी। अन्ना के पिता क्रिस्टोफर केपनर ने चांटल हडसन से शादी की, जो आरोपी टिमोथी हडसन की जैविक मां है। अब क्रिस्टोफर ने पिछले एक हफ्ते या उससे भी कम समय में अपने सौतेले बेटे और उस पर लगे आरोपों को लेकर कुछ कड़े शब्द कहे हैं। हम इसके बारे में थोड़ी ही देर में और बात करेंगे, लेकिन जब आप इस क्रूज की बात करते हैं तो परिवार इस कार्निवल क्रूज शिप पर सवार था, जिसका नाम था द होराइजन।
ये क्रूज लगभग 1 हफ्ते तक चला। ये क्रूज कैरेबियन में कुछ जगहों पर रुका और मायामी लौटने वाला था। क्रूज खत्म होने से एक रात पहले दादा दादी ने बताया कि अन्ना की तबीयत ठीक नहीं थी। तो उस रात अन्ना ने जल्दी अपने स्टेट रूम में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन अगली सुबह वो कहीं नहीं मिली। दादा दादी ने बताया कि उन्होंने लाउडस्पीकर पर मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा सुनी थी। 18 साल की अन्ना अपने स्टेट रूम में मृत मिली। कथित तौर पर उसे बिस्तर के नीचे ठूंसा गया था और ऊपर लाइफ जैकेट्स व कंबल रखा था। ये वीडियो शेल्डन फॉक्स, मायामी के WSVN टीवी रिपोर्टर ने लिया, जिसमें एन्ना केपनर के शव को जहाज से मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस ले जाते दिखाया गया है। पोस्टमार्टम में पता चला कि अन्ना केपनर की मौत मैकेनिकल एस्फिक्सिएशन से हुई। कथित तौर पर किसी ने उसे चोक होल्ड लगाकर मार डाला। उस रात अन्ना केपनर के साथ कमरे में कथित तौर पर सिर्फ एक और व्यक्ति था और कथित सर्विलांस वीडियो में टिमोथी हडसन, 16 वर्षीय सौतेला भाई, उस कमरे में दाखिल होता दिखता है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि अन्ना के माता पिता ने टिमोथी हडसन, अन्ना केपनर और टिमोथी के भाई को एक ही स्टेट रूम में ठहराया था। फेडरल अधिकारियों ने इस मामले में महीनों तक चुप्पी साधी थी, लेकिन हमें एक कस्टडी विवाद से जानकारी मिली जो फ्लोरिडा की सिविल कोर्ट में चल रहा था, जिसमें अन्ना की सौतेली मां और उसके पूर्व पति टिमोथी हडसन के जैविक पिता शामिल हैं। और एक सुनवाई में शांतल ने यह स्वीकार किया कि उसने कथित तौर पर टिमोथी को वो दवा नहीं दी जिसकी उसे अनिद्रा और ADHD के लिए जरूरत थी। जहां तक as far as क्या उसे किसी बीमारी या विकार का निदान हुआ है? उसे ADHD है। और उसे ADHD का निदान हुए कितना समय हुआ है? करीब 3 या 4 साल से। ये मिस्टर हडसन से अलग होने के बाद हुआ था, सही? उस समय के आसपास, हाँ। और क्या उसे उसके ADHD के लिए दवा दी जाती है? जी हाँ। और वो कौन सी दवा ले रहा था? मेरे लिए मेथाइलफेनिडेट। क्या आप उसका उच्चारण कर सकती हैं? मेथाइलफेनिडेट, मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं पता। ठीक है, ब्रांड का नाम कॉन्सर्टा है। धन्यवाद। और वो दवा कितनी बार लेता था? हर सुबह। क्या उसने क्रूज पर भी वो दवा साथ ली थी? हाँ, वो रात में भी एक गोली लेता है। क्या वही दवा? नहीं, वो क्लोनिडीन है। वो किसके लिए है? अनित्रा के लिए। क्या तुमने दवाइयाँ संभाली थी? हाँ। क्या तुमने ये सुनिश्चित किया कि उसने हर दिन अपनी दवाइयाँ ली? उसने हर दिन अपनी सुबह की गोली ली और रात में अपनी क्लोनिडीन की 2 खुराकें नहीं ली। तुम्हारे पास क्लोनिडीन भी थी? हाँ, बिल्कुल। हाँ, माफ कीजिए। और आपका क्या मतलब है कि उसने डोज नहीं ली? वहाँ क्या हुआ था? वो दवा लेने से पहले ही सो गया था। वो पहले से सो रहा था। उस गुरुवार की रात भी शामिल है? नहीं, गुरुवार रात उसे दवा नहीं मिली। मैं उसके सोने से पहले ही सो गई। मैं बस सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मैं सही समझ रही हूँ। क्रूज के दौरान उसने रात की दवा 2 बार मिस की। एक बार दवा लेने से पहले ही सो गया था और दूसरी रात वह उससे पिछली रात थी। सही है, मैं उससे पहले ही सो गई थी। उसे पिछली रात दवा नहीं मिली थी। हाँ, घटना से पहले नहीं मिली थी। ठीक है, धन्यवाद। हमें नहीं पता ये बातें टिमोथी के बचाव में काम आएंगी या नहीं। अन्ना के दादा दादी ने ABC न्यूज को बताया, टिमोथी का दावा है कि उसे जो कुछ हुआ उसमें से कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने कहा, उद्धरण के रूप में उसके अपने शब्दों में वह कहता है कि उसे याद नहीं है कि क्या हुआ था। ये अन्ना केपनर की दादी हैं जो ABC न्यूज को बता रही हैं। दादा दादी का कहना है कि अन्ना केपनर और टिमोथी हडसन बहुत करीब थे, लेकिन अन्ना के पूर्व प्रेमी के परिवार ने इनसाइड एडिशन को बताया कि वो टिमोथी से डरती थी। उन्होंने कहा कि अन्ना केवल टिमोथी से दूर रहने के लिए दूसरों के घर ठहरती थी
अब पारिवारिक समीकरण इस केस में अहम हो सकता है। ये मामला संघीय वयस्क अदालत में चलेगा। 10 मार्च को संघीय सरकार ने टिमोथी हडसन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। ये अभी-अभी सार्वजनिक किया गया कि 16 वर्षीय पर प्रथम श्रेणी की हत्या और गंभीर यौन शोषण का आरोप है। पिछले महीनों में रिपोर्टिंग थी कि केपनर पर यौन हमले के संकेत नहीं थे, लेकिन आरोप पत्र के अनुसार ये सही नहीं था। आरोप पत्र में कहा गया है कि हडसन ने जानबूझकर और अवैध रूप से हत्या करने का प्रयास किया। ये जानबूझकर, सोच समझकर, दुर्भावनापूर्ण और पूर्व नियोजित तरीके से एके की हत्या करना है, जिसमें पहले से ही दुर्भावना थी। यानी उसने कथित तौर पर इसकी योजना बनाई थी। ये कोई अचानक किया गया काम नहीं था। दूसरा आरोप गंभीर यौन शोषण का है और आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि हडसन ने उद्धरण जानबूझकर एके को यौन कृत्य में शामिल होने के लिए मजबूर किया और ऐसा एके के खिलाफ बल प्रयोग करके किया। ये फैसला कि ये मामला किशोर न्यायालय में जारी रहेगा या वयस्क न्यायालय में स्थानांतरित किया जाएगा 10 अप्रैल को आया, जब न्यायाधीश ने इस मामले को वयस्क अभियोजन में स्थानांतरित करने का आदेश दिया और पूरे अदालत के रिकॉर्ड को सार्वजनिक कर दिया। अब पता चला है कि सरकार के पास कितने सबूत हैं। एक सार्वजनिक की गई डिस्कवरी फाइलिंग के अनुसार कि संघीय अभियोजकों ने बचाव पक्ष को सबूत दिए हैं। पोस्टमार्टम, फोटोग्राफ्स, एक्सरे, मेडिकल एग्जामिनर की पूरी रिपोर्ट, नोट सहित और मोबाइल डेटा निकाला गया है। ये अन्ना के पिता का माना जाता है। मियामी डेड शेरिफ डिप्टीज के 4 बॉडी कैमरा वीडियो और एफबीआई की बनाई टाइमलाइन, जिसे केस के स्पेशल एजेंट ने तैयार किया है। अधिकारियों ने दिखाने के लिए 3D क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया कि केपनर का शव केबिन में कैसे मिला। जितने गंभीर आरोप हडसन पर लगे हैं, उसे हिरासत में क्यों नहीं लिया गया है? कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक हडसन पर नाबालिग के तौर पर आरोप लगने पर उसे चाचा के साथ रहने और जीपीएस मॉनिटर पहनने की अनुमति मिली। अब मामला वयस्क अदालत में है। अभियोजक हडसन की हिरासत की मांग कर रहे हैं। अभियोजकों ने एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि वे नियम जिनके तहत हडसन को हिरासत में नहीं रखा गया था, अब लागू नहीं होने चाहिए। उन्होंने दावा किया, उद्धरण, आरोपी दूसरों के लिए खतरा है और उसे मुकदमे से पहले हिरासत में रखा जाना चाहिए। वे आगे कहते हैं, उद्धरण, आरोपी ने सबसे गंभीर, जघन्य और मर्यादा की सारी हदें पार करने वाले अपराध किए हैं जो एक व्यक्ति दूसरे पर कर सकता है। उसने ये अपराध उस पीड़ित के खिलाफ किया जिससे उसका कोई विवाद नहीं था और जिसे वह भाई बहन की तरह मानता था। इसके अलावा उसने ये अपराध बिना किसी चेतावनी के किए। वो ऐसे घिनौने कृत्य कर सकता था जबकि उसके पास एक स्पष्ट रूप से सहायक पारिवारिक माहौल था। अंत में आरोपी अभी ऐसे घर में रहता है जहां नाबालिग बच्चे हैं। इसलिए किसी भी अदालत को इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती कि कोई भी शर्तें या शर्तों का कोई संयोजन आरोपी को दूसरों के लिए खतरा बनने से रोकने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए आरोपी को हिरासत में लेना चाहिए। अब जवाब में हडसन के बचाव पक्ष ने अनुरोध किया कि वही जज सुनवाई करें जिन्होंने उस समय हडसन को हिरासत में न रखने की अनुमति दी थी जब वो किशोर न्याय प्रणाली में हत्या के आरोपों का सामना कर रहा था। बचाव पक्ष का कहना है कि पिछले 2 महीनों से स्पष्ट है कि टीएच की स्वतंत्रता पर कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं ताकि वह समुदाय के लिए खतरा न बने। बचाव पक्ष का कहना है कि हडसन ने 2 महीने पहले तय रिहाई की सभी शर्तों का पालन किया है। अब अन्ना केपनर के पिता क्रिस्टोफर, जो कई मायनों में टिमोथी हडसन के सौतेले पिता हैं, उन्होंने डेली मेल से बात करते हुए अपनी टिप्पणियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्रिस्टोफर का कहना है टिमोथी जनता के लिए खतरा है और वे उसे ऑरेंज जंपसूट में देखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हडसन ने कथित तौर पर जो उसने किया उसके लिए उसने न तो पछतावे का कोई संकेत दिखाया है और न ही माफी मांगी है। उन्होंने कहा, हम परेशान हैं कि वो अब भी बाहर है। 6 महीने बीत चुके हैं और उसे अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। फिर भी वो अब भी जो चाहे कर सकता है, क्रिस्टोफर ने डेली मेल को बताया। उन्होंने डेली मेल को बताया कि ना तो उन्होंने और ना ही उनकी पत्नी, जो टिमोथी की मां है, ने दिसंबर से टिमोथी से बात की है, जब से वो चाचा की देखभाल में है। रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं, टिमोथी को क्या हुआ था ये याद नहीं। अब इस मामले पर बात करने हमारे साथ हैं पूर्व संघीय अभियोजक और वेस्ट कोस्ट ट्रायल लॉयर्स के अध्यक्ष नीमो रोमानी। हमारे साथ लॉ एंड क्राइम पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में है, आप इसे सुर्खियों में देखते हैं। टिमोथी हडसन पर आरोपों के बावजूद वो अब तक बाहर क्यों है और जेल में क्यों नहीं? ये अच्छा सवाल है
आमतौर पर वयस्क पर हत्या का आरोप हो तो उसे बिना जमानत हिरासत में रखा जाता है। अब जाहिर है इस मामले में टिमोथी हडसन नाबालिग हैं और थे। अब उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चल रहा है, लेकिन यह अपने आप संघीय अदालत में नहीं हो सकता। एक जज को यह तय करना होता है कि ऐसा करना न्याय के हित में है या नहीं, और जज ने यह फैसला कर लिया है। लेकिन आमतौर पर इससे पहले कि ऐसा हो, किशोरों को हिरासत में नहीं लिया जाता, क्योंकि किशोर न्याय प्रणाली का उद्देश्य पूरी तरह से अलग होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पुनर्वास होता है, जबकि वयस्क अदालत में मुख्य बातों में से एक सजा देना होता है, लेकिन साथ ही समुदाय की सुरक्षा करना और ये सुनिश्चित करना भी होता है कि व्यक्ति भाग ना जाए। इसी कारण हत्या और गंभीर यौन हमले के आरोप झेल रहे वयस्कों को मुकदमे तक लगभग हमेशा हिरासत में रखा जाता है। और अभियोजकों ने उन शर्तों को बदलने के लिए एक याचिका दायर की है ताकि उसे हिरासत में लिया जा सके, क्योंकि जैसा कि अभियोजकों ने लिखा है, मैं कहूं तो उस पर बेहद खतरनाक अपराधों का आरोप है। वे उस पर लोगों के बीच बहुत खतरनाक होने का आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि आप जानते हैं, वर्तमान स्थिति में जहां उसे अपने चाचा के साथ रहने की अनुमति है, वहां घर में छोटे बच्चे भी हैं। अब जब वह वयस्क है, चीजें बदल गई हैं। बचाव पक्ष के अनुसार उसने सभी नियमों का पालन किया है और उस पर जीपीएस निगरानी उपकरण लगा है। वो ऐसे घर में है जहां उसका ध्यान रखा जा रहा है और वे सुनवाई करवाना चाहते हैं। अब जब उस पर वयस्क के तौर पर मुकदमा चल रहा है, तो ऐसी सुनवाई कैसे होती है? तो ये बॉन्ड सुनवाइयां होती हैं, और उन सुनवाइयों में कभी-कभी बचाव पक्ष ये तर्क देता है कि जो व्यक्ति हिरासत में है उसे रिहा कर देना चाहिए। इस मामले में अभियोजन पक्ष तर्क दे रहा है कि बॉन्ड पर बाहर और प्री ट्रायल सर्विसेज की निगरानी में रहना संघीय प्रणाली का तरीका है, और हमेशा कुछ शर्तों की एक श्रृंखला होती है ना? कोई हथियार ना रखें, सभी कानूनों का पालन करें, अपना पासपोर्ट जमा करें, ये सामान्य बातें होती हैं। लेकिन अभियोजन पक्ष यह तर्क देगा कि ऐसी कोई शर्त या शर्तों का कोई संयोजन नहीं है जो यह गारंटी दे सके कि आरोपी मुकदमे के दौरान उपस्थित रहेगा और कार्रवाई के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो यही वो बात है जिसे यूएस अटॉर्नी का कार्यालय वहां फ्लोरिडा में तर्क देगा, और निश्चित रूप से बचाव पक्ष इसका विरोध करेगा, लेकिन इस उद्देश्य के लिए एक विशेष सुनवाई होती है। मैं जानता हूं, बचाव पक्ष उसी जज के सामने सुनवाई चाहता है जिन्होंने उन्हें इन शर्तों के तहत चाचा के घर रहने की अनुमति दी थी। और निश्चित रूप से कानूनी व्यवस्था में आपको रास्ते में सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई हैरानी की बात है कि उन पर इस मामले में वयस्क के रूप में आरोप लगाया गया, क्योंकि वो 16 साल के हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है जिनका वो सामना कर रहे हैं। मेरा मतलब है, कितनी संभावना है कि जज कहेंगे, ठीक है, अब जब आपको वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा है, तो हम आपको हिरासत में रखेंगे क्योंकि अब यह मामला आगे बढ़ रहा है। ये संभव है, और जैसा आपने कहा, ये क्षेत्राधिकार पर निर्भर करता है। जैसे फ्लोरिडा की राज्य अदालत में अभियोजकों को अनुमति की जरूरत नहीं होती। वे 16 साल के बच्चे पर वयस्क के रूप में मामला दर्ज कर सकते हैं और आरोप लगा सकते हैं। इस मामले में संघीय प्रणाली होने के कारण कैलिफोर्निया जैसे कुछ राज्यों में किशोरों पर वयस्क के रूप में आरोप लगाने के लिए जज की मंजूरी जरूरी है। ये एक अस्पष्ट मानक है जो न्याय के हित में है। जमानत मामलों में जजों के पास काफी विवेकाधिकार होता है। आप जानते हैं, कुछ जज ऐसे होते हैं जो हत्या के आरोप में या बहुत गंभीर यौन अपराधों जैसे बलात्कार, जिनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, में हर किसी को हिरासत में भेज देते हैं, खासकर जब आप ऐसी हत्या की बात कर रहे हो जो हो चुकी हो। वास्तव में आत्मरक्षा या इरादे की कमी के लिए कोई स्पष्ट तर्क नहीं है ना? जब आप दम घुटने की बात करते हैं, कुछ लोग कहेंगे, मैं मानता हूं कि इस व्यक्ति पर वयस्क के रूप में आरोप लगना चाहिए, लेकिन यह अभी भी नाबालिग है और घटना के समय भी नाबालिग था। मुझे विश्वास है कि ये शर्तें जनता की सुरक्षा कर सकती हैं और अदालत में उसकी पेशी सुनिश्चित कर सकती हैं। फैसला जज का है। निश्चित रूप से यहाँ कोई एक जैसा नियम नहीं है, या आप जानते हैं, मैं इसे बहुत सामान्य तरीके से नहीं कह सकता, क्योंकि वास्तव में ये हर मामले में संबंधित जज के निर्णय पर निर्भर करता है, और यही हम यहाँ देख रहे हैं। और आज उन पर औपचारिक रूप से आरोप तय होने थे। उन्हें अदालत में होना था। उनके वकीलों ने उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट ले ली। उन्होंने दस्तावेज दाखिल कर बताया कि उन्होंने आरोप पत्र देखा है, उनके पास आरोप पत्र है और वो दोषी ना होने की दलील देते हैं। वे अदालत में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट लेते हैं। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, बजाय इसके कि वह खुद मियामी अदालत में पेश होते? देखिए, हम जानते हैं कि ऐसी पेशियां आमतौर पर औपचारिक होती हैं,
है ना? आरोपी लगभग हमेशा खुद को दोषी नहीं बताता है या उसके वकील उसकी ओर से दोषी न होने की दलील देते हैं, तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये पहली पेशी होती है। अक्सर आरोपों को पढ़कर सुनाया जाता है। कभी कभी वे इसे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि वास्तव में ये पेशी सिर्फ आरोपी को उसके खिलाफ लगे आरोपों की प्रकृति और दलील के बारे में सूचित करने के लिए होती है। बस इतना ही। आमतौर पर ये कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। कभी कभी वे सुनवाई में जमानत पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन अक्सर अगर सुनवाई लंबी चलने वाली है और मजिस्ट्रेट कई लोगों की दलीलें सुन रहे हैं, तो वे जमानत की सुनवाई को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं और इसे संबोधित करने के लिए एक विशेष समय निर्धारित करते हैं। तो चूंकि हम आज जमानत पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और ये सिर्फ एक उपस्थिति है जो कुछ ही मिनटों की होगी, आपको उसे बहुत जल्दी जगाना पड़ेगा। मार्शल्स को उसे कोर्ट में लाना पड़ेगा, कुछ मिनटों के लिए वहां रहना पड़ेगा और घंटों तक इंतजार करना पड़ेगा। वकीलों ने शायद कहा होगा, जानते हो क्या, ये एक हाई प्रोफाइल केस है, बस जमानत की सुनवाई तक इंतजार करें, फिर क्लाइंट को पेश करेंगे। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि वो 16 साल का है और उस पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, तो आमतौर पर इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इस केस को किशोर न्याय व्यवस्था की बजाय वयस्क अदालत में चलाया जा रहा है? देखिए, यही इस केस का सबसे बड़ा फैसला है, शायद जूरी के फैसले से भी बड़ा, क्योंकि अगर उसे एडल्ट के रूप में ट्रायल किया गया तो इन आरोपों में उम्र कैद हो सकती है। ये बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाबालिगों को मौत की सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन आप जानते हैं किशोर न्याय व्यवस्था में ये बहुत मुमकिन है कि जब वो बालिग हो जाएगा तो उसे रिहा कर दिया जाए। फिर से कहूं, इसका मकसद बिल्कुल अलग है। इसका मकसद सुधारना है और किशोर अदालत में मामलों को देखना है। किसी को कैद की सजा मिलना बहुत कम होता है। जुवेनाइल हॉल या कैंप्स की बातें होती हैं, लेकिन फेडरल स्तर पर यह आम नहीं है। तो ये तथ्य कि हडसन पर वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाया जा रहा है, शायद इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है और यही उसके भविष्य की दिशा तय करेगा। आप जो रिपोर्ट की गई बातें देखते हैं, उसके अनुसार अन्ना केपनर को कथित तौर पर, आप जानते हैं, टिमोथी हडसन ने किसी तरह की गला दबाने वाली पकड़ में ले लिया था और फिर उसका शव एक स्टेट रूम में बिस्तर के नीचे पाया जाता है और वो कंबल से ढकी होती है, वो लाइफ जैकेट से ढकी होती है। और आपके पास जो लगता है कि टिमोथी हडसन की तरफ की कहानी है, परिवार के सदस्यों के अनुसार वो ये थी कि उसे याद नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन वही व्यक्ति है जिसे आखिरी बार अन्ना केपनर के साथ कमरे में जाते देखा गया और वही अकेला बाहर आया। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता है, और मुझे नहीं पता कि उसकी दलील क्या होगी, लेकिन अगर उसकी दलील कुछ ऐसी होती है कि उसे कुछ याद नहीं है और वो बेहोश हो गया था, तो ऐसी दलील कितनी मजबूत मानी जाएगी? ये दलील बहुत मुश्किल है। अगर आप कानून के तहत कानूनी पागलपन की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ऊंची कसौटी है। मेरा मतलब है, आप इसे हत्या के मामलों में देखते हैं, हम इसे निक रीनर केस में देख सकते हैं। हत्या के मामलों की दलीलें आमतौर पर 4 मुख्य श्रेणियों में होती हैं। पहली है, ये मैं नहीं था, किसी और ने किया। फिर से, ये मुश्किल होने वाला है ना? मैं मानता हूं कि दोनों के अंदर जाने और सिर्फ हडसन के बाहर आने का वीडियो सबूत है। अगर कोई यौन कृत्य हुआ है तो डीएनए सबूत और संभावित मकसद मिलेंगे। फिर आप आत्मरक्षा की दलील पर विचार करते हैं, है ना? ये तर्क आमतौर पर दिखता है, लेकिन इस केस में साबित करना मुश्किल है। यहाँ एक लड़का और एक लड़की है, मुमकिन है पर संभावना कम है। फिर आप देखना शुरू करते हैं, आप जानते हैं, इरादे को नकारने के संभावित तरीके। तो आप कह सकते हैं कि ये एक दुर्घटना थी, है ना? हम इसे उदाहरण के लिए डेविड केस में देख सकते हैं। सेलेस्टे रेबोस ने कहा कि किसी तरह उसकी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई, या आप कह सकते हैं जैसे आवेग में हुई गैर इरादतन हत्या। फिर भी ये बहुत मुश्किल है। ये जरूरी नहीं कि ये केस पर लागू हो, खासकर जब यौन कृत्य हुआ हो और खासकर जब गला घोटा गया हो, तब इरादे की कमी साबित करना बहुत मुश्किल होता है। फिर कानूनी पागलपन का मामला आता है। कानूनी पागलपन, क्रिस, के लिए जरूरी है कि आरोपी मानसिक बीमारी या दोष के कारण सही और गलत में फर्क ना कर सके। ये बहुत ऊंची कसौटी है और आमतौर पर इसका बोझ बचाव पक्ष पर होता है और जूरी सदस्यों को ऐसे तर्क पसंद नहीं आते। ये बहुत ही कम मामलों में सफल होते हैं। ये मामला तथ्यों के आधार पर बचाना मुश्किल होगा। हालांकि सजा सुनाते समय उसकी उम्र के कारण सजा कम करने के तर्क हो सकते हैं। मुझे लगता है कि बचाव पक्ष के लिए ट्रायल में बरी होना या जूरी में मतभेद लाना बहुत मुश्किल होगा। करीब 6 महीने हो गए हैं
जब अन्ना केपनर की कथित तौर पर इस कार्निवल क्रूज शिप पर हत्या कर दी गई थी। जब हम उसके मानसिक हालात की बात करते हैं, उसकी मां का नाम एक सिविल केस में आता है जिसमें तलाक और बच्चों की कस्टडी, जिसमें टिमोथी हडसन डी है, शामिल है। उसने कहा कि उस रात उसने उसे एडीएचडी और अनिद्रा की दवा नहीं दी थी। लेकिन इसका कितना असर पड़ा? क्या पिछले महीनों में जांचकर्ताओं ने टिमोथी हडसन के मानसिक हालातों की जांच या मूल्यांकन किया है, इससे पहले कि संघीय अभियोजकों ने उस पर बड़े आरोप लगाने का फैसला किया? हाँ, मेरा मतलब है ये बड़ी बात है। चाहे आप अभियोजन पक्ष हो या बचाव पक्ष, आपको इसे देखना होगा, क्योंकि कम से कम ये सजा के वक्त तो जरूरी होगा, लेकिन केस के ज्यूरी ट्रायल में भी अहम हो सकता है। ये इस पे निर्भर करता है कि क्या ये पागलपन के स्तर तक पहुंचता है या इरादे को नकारता है। मानसिक स्वास्थ्य बहुत वास्तविक है। अधिकांश लोग अपने भाई बहनों या सौतेले भाई बहनों का यौन शोषण करके उनकी हत्या नहीं करते, है ना? फिर से मैं रीनर केस की बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब है उस केस में भी मीडिया में कुछ इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई दवाइयां नहीं ले रहा, फिर भी ये कानूनी बचाव नहीं है जब तक आपको सच में ना पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। इससे अपराध से बरी नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा पहलू हो सकता है जिसे सजा सुनाते समय उठाया जा सकता है, जिससे ये दिखाया जा सकता है कि देखिए, ये जानबूझकर किया गया काम नहीं था। ये वो इंसान है जिसे कुछ याद नहीं है। ये वो इंसान है जो अपनी दवाइयां नहीं ले रहा था। ये वो इंसान है जो नाबालिग है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बचाव पक्ष कैसे दलील देगा। ये इंसान एक मौका पाने का हकदार है। अभी निकट भविष्य में नहीं, लेकिन शायद संघीय जेल में दशकों की सजा काटने के बाद अपने वयस्क जीवन के किसी मोड़ पर अगर वो अपनी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को काबू में कर लेता है, तो उसे सामान्य कैदी आबादी में वापस शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। उसने दोषी नहीं होने की दलील दी है। फिलहाल ये सिर्फ आरोप है। हो सकता है कि उसके पास कोई मजबूत बचाव हो जिसके बारे में हमें पता न हो, जो इन सब बातों को समझा सके। लेकिन इसके साथ ही वो सिर्फ 16 साल का है। उस पर ऐसे आरोप लगे हैं जिनकी वजह से उसे अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। मेरा मतलब है, अगर उसे दोषी ठहराया जाता है और ऐसी सजा मिलती है, तो संघीय व्यवस्था 16 साल के व्यक्ति को इतनी खतरनाक संघीय जेल में कैसे रखेगी? हाँ कृष, अच्छा सवाल है। ऐसे व्यक्ति को वयस्क कैदियों से अलग रखना होगा। तो जब आपके पास कोई हाई प्रोफाइल आरोपी होता है या कोई नाबालिग आरोपी होता है, तो फिर से हमारी संघीय जेल व्यवस्था नाबालिगों को कैद करने के लिए बना ही नहीं है। ऐसे बहुत कम मामले और लोग फेडरल जेलों में होते हैं, तो आपको उस दूसरे कैदियों से बचाना पड़ता है जो वयस्क हैं, जो संभावित रूप से खतरनाक हो सकते हैं। यही संघीय जेल व्यवस्था का एक काम है। तो जाहिर है वे लोगों को लिंग के आधार पर अलग करते हैं, लेकिन वे कैदी के लिए खतरे के आधार पर भी अलग करते हैं, और साथ ही उस खतरे के आधार पर भी जो कैदी सामान्य कैदी आबादी के दूसरे कैदियों के लिए पैदा कर सकता है। यहाँ एक व्यक्ति है जो उम्र के कारण सामान्य कैदी आबादी में नहीं रह सकता। हाँ, अभी लंबा रास्ता है, लेकिन ये एक कदम आगे है। उसने दोषी नहीं होने की दलील दी है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। नीमा रोमानी, पूर्व संघीय अभियोजक और वेस्ट कोस्ट ट्रायल लॉयर्स के अध्यक्ष। लॉ एंड क्राइम पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। बिल्कुल क्रिस, हमेशा की तरह मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि हम इसे काफी समय तक फॉलो करते रहेंगे। ये था ऑन द केस, जिसे लॉ एंड क्राइम ने प्रस्तुत किया। YouTube, Spotify पर सब्सक्राइब करें और पीकॉक पर देखें। मैं क्रिस स्टुअर्ट हूं। अगली बार मिलेंगे।